नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। और मुगल वंश का हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट। उसके बाद से हम लोग करेंगे मुगल वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, मुगल वंश आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शासन अवधि। सबसे पहला है शासक बाबर, और इसका टाइम पीरियड क्या है 1526 से लेकर के 1530। अगला देखिएगा हुमायूं 1530 से 1540। उसके बाद से दूसरा है 1555 से 1556 ईस्वी। अगला देखेंगे अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। आगे देखिएगा जहांगीर, इसका टाइम पीरियड है यानी शासन काल है 1605 से लेकर के 1627। उसके बाद से हैं आपके शाहजहाँ का है 1628 से 1658। अगला देखिएगा औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। उसके बाद से उत्तर मुगल काल 1707 से 1758 ईस्वी। तो हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं कि फिर आपको जीवन में दोबारा मुगल वंश नहीं पढ़ना पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले परिचय यानी बाबर का परिचय। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो बाबर। तो देखिएगा भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक यानी बाबर। नेक्स्ट है तैमूर का वंशज, यानी पिता की ओर से यह क्या था, तैमूर का वंशज था। और चंगेज खां का वंशज यानी माता की तरफ से यह क्या था, चंगेज खां का वंशज था। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। मूल नाम इसका क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिएगा 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। 1494 ईस्वी में फरगना का शासन बना। उम्र इसकी लगभग कितनी थी, 11 वर्ष 4 माह थी। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष 4 माह थी। अगला देखिएगा सैन्य अभियान। 1504 ईस्वी में बाबर ने 1504 ईस्वी में क्या किया था, बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी। आगे देखेंगे 1524 में लाहौर पर अधिकार किया। 1524 में लाहौर पर अधिकार किया, परंतु दौलत खान के कारण पीछे हट गया। नेक्स्ट देखिएगा 1525 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और कलंदर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखते हैं युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाई। और आपके जानकारी के लिए बता दें, तुलगमा युद्ध जो पद्धति होती है, तो तोपों को एक पास करके, मतलब दो तोपों को एक पास करके वहाँ से इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे बारूद, तोपखाना तथा घुड़सवार का वैज्ञानिक प्रयोग। देखते हैं इसका नेक्स्ट युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध याद करते रहिएगा मेरे साथ साथ, जहाँ जहाँ बताएंगे इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। एक एक क्वेश्चन बन रहा है, घबराएंगे नहीं। देखिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया था, यानी खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा को, जिसमें पराजय का सामना करना पड़ा। और गाजी की उपाधि धारण की थी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, किस युद्ध के बाद धारण की थी, या किस युद्ध में धारण की थी, तो खानवा के युद्ध में। आगे देखेंगे चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को हराया था। अगला देखिएगा घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी को हराया। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। आगे देखते हैं व्यक्तिगत उपलब्धि। इसकी बाबर की व्यक्तिगत उपलब्धि, तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। मातृभाषा चगताई तुर्की थी। चारबाग शैली तथा व्यक्तिगत उद्यानों के निर्माण को बढ़ावा दिया था। आगे देखेंगे पानीपत, हरियाणा तथा संभल मतलब उत्तर प्रदेश के मस्जिदों का निर्माण करवाया।
और इसने आत्मकथा लिखी तुजू के बाबरी और किस भाषा में, तुर्की भाषा में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका क्या नाम है, तो तुजू के बाबरी। मैं आशा करता हूँ कि बाबर से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला हम लोग देखेंगे हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह, देखिएगा बाबर के पुत्रों में हुमायूं कौन कौन थे, बाबर के पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। जिसमें क्या था, हुमायूं में ये अलग है, मतलब हिंदाल में हुमायूं क्या था, जेठ था। बाबर के पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में क्या था, हुमायूं जो था वो क्या था, ज्येष्ठ था। इसकी माँ का नाम क्या था, माँ माहम बेगम, यानी माँ माहम बेगम थी। अगला देखिएगा 1530 ईस्वी में क्या बना था, शासक बना था, कौन, तो हुमायूं। 1532 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया। 1532 में क्या किया था, चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। अगला देखेंगे देवरा या दौरा का युद्ध। देवरा या दौरा का युद्ध 1532 ईस्वी में विजय शेर खां के द्वारा हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया गया। इधर देखते हैं देवरा या दौरा का युद्ध कब हुआ था, 1532 में। 4 युद्ध देखिएगा हुमायूं से संबंधित है। सरहिंद का युद्ध है, सरहिंद का युद्ध है 22 जून 1556 को हुमायूं इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था। देवरा या देवरा का जो युद्ध है 1532 में हुआ था, ये हुमायूं उसमें भी क्या हुआ था, विजयी हुआ था। लेकिन 2 युद्ध है, चौसा का युद्ध 1526, माफ करिएगा, चौसा का युद्ध है 26 जून 1539, शेर खां विजेता, यानी शेर खां यानी शेरशाह का हुआ विजेता हुआ था और शेरशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद से 1540 में क्या हुआ था, 17 मई 1540 को हुमायूं शेरशाह के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था, पराजित हो गया था। ये दोनों याद रखना है आपको, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। आगे देखेंगे 1556 ईस्वी में दीनपना स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि किस मुगल शासक की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो हुमायूं की। आगे बढ़ेंगे, अफगानों को हराया था, अफगानों को हरा करके दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की थी 1555 में। आगे देखिएगा फारसी भाषा की कविताएं लिखने तथा चित्रकला का शौकीन था हुमायूं। नेक्स्ट देखेंगे अपना राज्य खोया तथा अपने राज्य से निर्वासित हुआ। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। पुत्र अकबर, यानी 1542 में क्या हुआ था, पुत्र अकबर का जन्म हुआ था। आगे देखेंगे ईरान के शासक की सहायता से, ईरान की शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार तथा काबुल को जीता 1545 ईस्वी में। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे शेरशाह के विषय में, अब देखिएगा, माफ़ करिएगा, हुमायूं के विषय में अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं शेरशाह के विषय में, जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से भी। संस्थापक था किस वंश का, सूर वंश का संस्थापक था शेरशाह। बचपन का नाम इसका फरीद था, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो नोट लगाइएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा किसी न किसी तरह से। भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक, भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक, पहला कौन था, बहलोल लोदी था, या दूसरा कौन है, शेरशाह। सुधार क्षेत्र देखिएगा, राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य एवं मुद्रा प्रणाली में सुधार करवाया। प्रांत यानी सूबा, सरकार मतलब जिला में विभक्त किया था, प्रांतों को सूबा में और सरकार को जिलों में। उदाहरण है बंगाल। आगे देखेंगे शुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन, चांदी का रुपया, तांबे का दाम 1.1/64 विनिमय दर था। आगे देखेंगे कालिंजर विजय, अंतिम विजय, कालिंजर विजय, अंतिम विजय। शेरशाह की मृत्यु कब हुई दोस्तों, 1545 में। इसका मकबरा पूछा जाता है कहाँ पे है, तो बिहार में है, बिहार में, सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा, कबूलियत, दिल्ली तथा पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया था। देखिएगा सड़क ए आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, सोनार गांव बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान तक। थोड़ा देखिएगा शेरशाह का प्रशासन, इस साइड दिया हुआ है शेरशाह का प्रशासन। 4 केंद्रीय विभागों की स्थापना की, 4 केंद्रीय विभागों की स्थापना की। पहला है दीवान विराजत, दीवान विराजत, यह क्या था, राजस्व तथा वित्त विभाग था, राजस्व तथा वित्त विभाग था। दीवान ए आरिज, ये क्या था, सैन्य विभाग था। नेक्स्ट देखिएगा दीवान ए रिसालत, ये क्या था, विदेश मंत्रालय था।
और दीवान ए ईसा ये संचार विभाग था। आगे देखते हैं, साम्राज्य का 47 सरकारों में विभाजन किया, सरकारें परगना में विभाजित किया। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? सिकदार या सिकंदर। नेक्स्ट है सैन्य प्रशासनिक अधिकारी। मुशरिफ या मुसरिम क्या होते हैं? मुंसिफ या मुंसिफा क्या होते हैं? जो न्यायिक अधिकारी होते थे। फातेदार क्या होता था? खजांची होता था। और कारकुन क्या होता था? तो मुंशी होता था। थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हम करा रहे हैं आज। आप कभी नहीं हिस्ट्री पढ़े होंगे, आप कभी नहीं मुगल वंश पढ़े होंगे, अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो काम चल जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधे अकबर पे, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो हम लोग सीधे देखेंगे अकबर। अकबर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जन्म देखते हैं 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को। स्थान कहाँ पे है? अमरकोट के राजा बीरसाल के किले में। इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक इसका हुआ 14 फरवरी 1556 को। जन्म हुआ था अमरकोट के राजा बीरसाल के किले में, और राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को। शाह अब्दुल माली फरजद यानी अकबर के राज्याभिषेक के सम्मानित होने से इनकार। आगे बढ़ेंगे, राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में हुआ था। मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। इसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां कौन थे? तो संरक्षक थे। और प्रधानमंत्री वकील नियुक्त। खां ने खानकाना की उपाधि। प्रधानमंत्री संरक्षक, प्रधानमंत्री वकील नियुक्ति, खां ने खाना की उपाधि। माफ करिएगा, थोड़ा आवाज़ सही नहीं है। देखिएगा, आमेर में राजा बिहारी मल की पुत्री हरखाबाई से विवाह। सलीम यानी जहांगीर का जन्म हरखाबाई से हुआ। आगे देखेंगे, समर्थक। चिश्तिया संप्रदाय का क्या था? समर्थक था। इस क्वेश्चन के आगे नोट लगाइएगा। 1562 में क्या किया था? दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में क्या हुआ था? तीर्थ कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर का समाप्त किया था, लेकिन 1575 में क्या हुआ था? पुनः लागू कराया गया। आगे देखेंगे, 1579 में क्या हुआ था? जजिया कर पुनः समाप्त कर दिया। अगला देखिएगा, बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ये जितने क्वेश्चन हैं, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर पुनः, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे देखेंगे इधर, अकबर की धार्मिक नीति। देखिएगा दोस्तों, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त किया था। किसने? अकबर ने। इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण करवाया था 1575 में। नोट लगाइएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अकबर ने कब इबादत खाना का निर्माण करवाया, तो 1575 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? मजहर जारी किया था। 1582 में देखिएगा, दीन ए इलाही का प्रतिपादन किया। आगे देखेंगे, सुलह ए कुल यानी सभी को शांति का दर्शन का प्रचार। आगे देखेंगे, शेख मुबारक अकबर के धार्मिक गुरु थे। कौन थे? अकबर के धार्मिक गुरु थे। सैन्य अभियान देखते हैं, अकबर की प्रमुख सैन्य अभियान। 1562 में क्या किया? मालवा पर विजय प्राप्त की। 1564 में देखिएगा, रानी दुर्गावती को गोंडवाना क्षेत्र की विजय। 1564 में रानी दुर्गावती के गोंडवाना क्षेत्र की विजय किया था। आगे देखेंगे, 18 मार्च 1569 को रणथंभौर का विजय किया था। 1573 में देखिएगा, त्वरित आक्रमण कर गुजरात का विजय। 1573 में त्वरित आक्रमण कर गुजरात का विजय। आगे देखेंगे, दाऊद खान को हराकर बिहार तथा बंगाल पर कब्जा किया था 1574 से 1576 ईस्वी के बीच। आगे देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था अकबर। देखेंगे दोस्तों, मनसब क्या होता है? मनसब को बांटा जाता है श्रेणी या पद में, और मनसबदार क्या होता है? श्रेणी या पद प्राप्त अधिकारी होता है। देखेंगे, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी मनसबदारी। मध्य एशिया से आयातित। शासनकाल के 19वें वर्ष में आरंभ। 3 प्रकार के थे, मनसबदार, अमीर और अमीर आजम। अकबर कंप्लीट हो गए। पढ़ना हम लोग को जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बस टॉपिक खत्म हो जाएगा, और 2 बार पढ़ लेंगे, आपको लगभग हर पॉइंट याद हो जाएगी। आगे देखिएगा दोस्तों, जहांगीर जन्म हुआ था इसका 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। मानबाई इसकी क्या थी? पहली पत्नी थी। मानबाई जो थी पहली पत्नी थी।
आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री राजा मान सिंह की बहन। आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री राजा मान सिंह की बहन। अगला पत्नी है इसकी जगत गोसाई। इसका उपाधि क्या है? मलिक के जहाँ। मलिक के जहाँ ये कौन थी? मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री। और इसका इसी से पैदा कौन हुआ था? शाहजहाँ यानी खुर्रम की माँ, शाहजादा खुर्रम की माँ, माफ़ करिएगा। और खुर्रम का नाम क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। आगे देखेंगे राज्याभिषेक। इसका राज्याभिषेक हुआ था 1505 ईस्वी में। कहाँ पे? आगरा के किले में। आगरा के किले में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि। 2 अस्पा, सवार पद के 2 गुना घोड़े, और सी अस्पा का होता है सवार पद के 3 गुना घोड़े। आगे बढ़ेंगे मेवाड़ की संधि। मेवाड़ की संधि इसने किया था 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह के साथ। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की और जहांगीर ने राणा चित्तौड़गढ़ वापस कर दिया था। ये देखिएगा जुंटा दल, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो जुंटा दल में शामिल कौन कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नूरजहाँ ने जहांगीर से विवाह करने के बाद बनाया। नूरजहाँ ने क्या किया था? जहांगीर से विवाह करने के बाद बनाया। अन्य प्रमुख सदस्य इसके कौन है? तो एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला कौन है? तो नूरजहाँ के पिताजी मिर्जा ग्यास बेग यानी। और अस्मत बेगम कौन है? तो अस्मत बेगम है नूरजहाँ की माता। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इत्र का यानी गुलाब जल से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? तो अस्मत बेगम ने। उसके बाद देखिए आसफ खां, उसके बाद से शाहजादा खुर्रम। अगला देखिएगा विदेशी शिष्टमंडल। विदेशी शिष्टमंडल यानी इसके दरबार में कौन कौन से लोग आए? देखिएगा विलियम हाकिंस। विलियम हाकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा प्रतिनिधि। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज। जहांगीर द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी किसको? विलियम हाकिंस को। अगला कौन आएगा? सर थॉमस रो। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत लेकर के अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित बादशाह के साथ शिकार भी करने गया था। आगे देखेंगे फ्रांसिस्को पेलसार्ट। फ्रांसिस्को पेलसार्ट या पेलसार्ट कहीं कहीं मिलता है। तो देखिएगा डच पर्यटक था, इसके शासनकाल में आया था। स्थापत्य साहित्य और चित्रकला ये पूछा जाता है। जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि थी। ये क्या था? पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। पूछा जाएगा कौन सा पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था जहांगीर के दरबार में? तो उस्ताद मंसूर था। अगला चित्रकार देखते हैं अबुल हसन। इसको उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने नादिर उज जमा की। देखिएगा व्यक्ति विशेष चित्र में महारत। व्यक्ति विशेष यानी चित्र में महारत यानी व्यक्तियों के इन लोगों का चित्र बनाता था। अगला देखेंगे तुजू की जहांगीर की आत्मकथा किस में है? फारसी में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के बाबरी, तो तुर्की भाषा में। आगे देखेंगे जहांगीर का मकबरा कहाँ पे? शहादरा लाहौर में। एतमादुद्दौला का मकबरा अपने पिता एतमादुद्दौला की याद में नूरजहाँ ने बनवाया था। पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित है। और प्रथम मुगल इमारत पित्रा दुर्रा का प्रयोग किया है। पित्रा दुर्रा शैली का इसमें प्रयोग किया है। अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किसके मकबरा में पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग किया है, तो एतमादुद्दौला के मकबरा में। जहांगीर कंप्लीट हुआ। देखते हैं हम लोग शाहजहाँ को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा जन्म इसका हुआ था 1592 में। माता का नाम इसके जगत गोसाई। प्रिय पत्नी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। और इसी के यादगार में आगरा के यमुना नदी के किनारे, कहाँ पे? इसी के यानी अर्जुमंद बानो बेगम के यादगार में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया था। इनका नाम है मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम का नाम है मुमताज महल। राज्याभिषेक इसका कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। राजधानी देखिएगा, राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली स्थानांतरित। उपाधि देखिएगा अबुल मुजफ्फर, सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब और किरान सानी। आगे देखेंगे इसका शासनकाल। मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहाँ के शासनकाल को दोस्तों। आगे देखिएगा फारसी भाषा में दो शैली। पहला है भारतीय फारसी, दूसरा है ईरानी फारसी। देखिए कलीम राजकवि नियुक्त। कलीम को क्या किया था? राजकवि नियुक्त किया था। शाहजहाँ के आश्रित कवि कविंद्राचार्य।
शाहजहां के आश्रित कवि कबीर कल्पलता की रचना, बादशाह से निवेदन कर बनारस में एक इलाहाबाद प्रयागराज में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया था, उपाधि है सरस्वती। आते हैं साम्राज्य विस्तार पर इसके। साम्राज्य विस्तार 1633 में क्या हुआ था, अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। संधि का क्या हुई थी, गोलकुंडा और बीजापुर से, गोलकुंडा और बीजापुर से। अगला देखेंगे औरंगजेब 1636 से 44 ईस्वी में और 1653 से 58 ईस्वी में क्या हुआ था, दक्कन का सूबेदार बना था, दक्कन का सूबेदार बना था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कंधार, शाहजहां के समय में अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। कंधार जो है शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। इसका स्थापत्य बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा बहुत आराम से देखिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद एवं आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था कौन, तो आपके शाहजहां ने। दीवान ए आम, दीवान ए खास दिल्ली का लाल किला में, दिल्ली के लाल किला में। शीश महल मोती मस्जिद आगरा में मतलब निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे, ताजमहल की वास्तुकला में, ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय। दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर नामक नगर की एक स्थापना की थी। अन्य कार्य किया था इसने, अन्य कार्य सीधा एवं जमीनबोस, सीधा एवं जमीनबोस प्रथा को समाप्ति की थी। सीधा का मतलब होता है दोस्तों सिर झुका करके मतलब सलाम करना। आगे बढ़ेंगे, औरंगजेब का परिचय। उपाधि देखिएगा आलमगीर, उपाधि है आलमगीर और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। नेक्स्ट देखेंगे, नक्शबंदी संप्रदाय से प्रभावित था, नक्शबंदी संप्रदाय से प्रभावित था। फतवा या आलमगीरी क्या थी, औरंगजेब की भी उपाधि थी। आगे देखिएगा 1681 से 1682 ईस्वी में दक्कन का दौरा किया था। आगे देखेंगे बीजापुर, बीजापुर का विजय 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा की विजय 1687 में। राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, पहला 21 जुलाई 1658 को और दूसरा 5 जून 1659 को। लगभग 49 वर्षों तक क्या किया था इसने, शासन किया था। 1658 से 1707 ईस्वी तक। आगे देखेंगे औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन आदि पर क्या किया था, पाबंदी लगवा दिया था। देखिएगा रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था, रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था आजम शाह की निगरानी में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। और राबिया उद दौरानी कौन है, तो औरंगजेब की पत्नी है। अन्य नाम इस मकबरे का क्या नाम है, बीबी का मकबरा, अन्य नाम क्या है, बीबी का मकबरा। और जैसे आगरा का ताजमहल है सेम उसी पैटर्न पर ये भी बीबी का मकबरा बना हुआ है। तो औरंगजेब की बीबी ने यानी राबिया उद दौरानी ने क्या किया था, तो राबिया उद दौरानी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मम्मी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल के लिए क्या बनवा रहे हैं, ताजमहल बनवा रहे हैं, तुम भी हमारे लिए कुछ बनवा दो। तो ये भी उसी के पैटर्न पर बनवाया था राबिया उद दौरानी का मकबरा। आगे देखेंगे, देखिएगा ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला की द्वितीय ताजमहल इसे कहा जाता है। राबिया उद दौरानी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, एकदम रट लीजिएगा। आगे देखेंगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। जहां आरा को साहिबात उस जमाने की उपाधि थी। संत समर्थ रामदास के समकालीन थे इसके, संत समर्थ रामदास इसके क्या थे, समकालीन थे। अगला देखिएगा मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन प्रशासन। और सबसे पहला है मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रधान था। मीर बख्शी क्या था, सैन्य विभाग का प्रधान था। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर। आगे देखेंगे, सैनिक का मासिक वेतन निर्धारित किया था। प्रांतों में बख्शी के नियंत्रण में भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी कौन होता था, तो मीर बख्शी होता था। वेतनाधिकारी सर जदुआ सरकार के अनुसार नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं। थोड़ा सा देखते हैं प्रशासन पढ़ रहे हम लोग, घुड़सवार या सैनिक। देखिएगा अहदी क्या होता था, बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिल देखिएगा बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे। कंप्लीट हो रहा है चैप्टर, आप अभी तक धैर्य बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा मदद एमास विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों
विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। अन्य नाम क्या था इसका? सयुर्गल था। अन्य नाम सयुर्गल था। देखिएगा सद्र, दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता होता था सद्र। स्थानांतरण का अभाव यानी अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से। मनसबदारी व्यवस्था देखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारों की कुल संख्या कितनी थी? 66 थी। व्यवहार में 33 प्रचलित में थे, मतलब 33 प्रचलित में। कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार की दोहरी व्यवस्था लागू। पहली कोटि जात के अनुरूप में सवार, दूसरी कोटि जात के आधे या उससे अधिक सवार, तीसरी कोटि जात के आधे या उससे कम सवार। ठीक है। सवार पद जात पद के कभी ऊपर नहीं हो सकता था। सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एक ही सेवा समवर्ग में लाया गया। सिक्के देखते हैं। टकसाल में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों की ढलाई की जाती थी। अकबर के देखिएगा अकबर ने राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के यानी राम सिया देवनागरी लेखयुक्त में सिक्के। ठीक है। दाम देखिएगा, तांबे का सिक्का 1 रुपया 40 दाम। जहांगीर के समय में देखिएगा सिक्के पर जहांगीर की आकृति अंकित, कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी अंकित होता था चित्र। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति किसने बनवाई थी? तो जहांगीर ने। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो मुगल वंश हम लोग पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे हम लोग, मुगल साम्राज्य, वो आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा कुछ पॉइंट। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेने से आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे। कॉन्सेप्ट और कहानी के जैसे याद कर लेते हैं, कहानी के जैसे आपके माइंड में छप जाएगा 1 से 2 बार सुनेंगे तो। और मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आप बहुत आसानी से उसको सही करके आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, मौर्य साम्राज्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।